हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने किए थे कुछ केमिकल्स जो हमने किससे बनाए थे, NaCl, जो होता है हमारा कॉमन सॉल्ट। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीओपी के बारे में। आप सभी बच्चों ने पीओपी के बारे में सुना होगा, जो हम घर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब हम पेंट करवाते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम करते हैं शुरू। आज बेटा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या हम जिसे पीओपी के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेटा इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 1/2H2O। अब ये जो 1/2H2O है, ये है बेटा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कि कैल्शियम सल्फेट में साथ में जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तब ये फॉर्मूला बनता है पीओपी का। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम है बेटा इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं कि हमें पीओपी को हम लोग बनाते कैसे हैं। वो बेटा उसका प्रोसेस होता है ऑन हीटिंग जिप्सम। आपने जिप्सम के बारे में सुना होगा। बेटा जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब हम इस जिप्सम को हीट करते हैं, वो कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 373 केल्विन। जब इसको इस पे हीट करते हैं, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा देखो, जब इसको 373 डिग्री सेल्सियस पे 373 केल्विन पे हम जब गर्म करते हैं, तो जो 2H2O है इसमें से 1.5 H2O इवेपोरेट हो जाता है और हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है पीओपी, या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये तो हो गया, ये बेटा वाइट पाउडर होता है। जो पीओपी होता है, आपने देखा होगा घर पे भी, पीओपी एक वाइट पाउडर होता है। और जैसे ही हम इसे पानी में मिलाते हैं तो इसमें क्या होगा? इट इज़ ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। बेटा दोबारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हमारे पास पीओपी क्या था? CaSO4 डॉट हाफ H2O। जैसे ही हम इसमें पानी मिलाएंगे तो बेटा इसका जो 1/1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ था वो उसे वापस मिल जाएगा। और जैसे ही इसे वापस मिल जाएगा, ये दोबारा से जिप्सम बना लेगा। और जिप्सम बेटा काफ़ी हार्ड होता है। पीओपी एक पाउडर के फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही आप पीओपी में पानी मिलाते हो और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ते हो, वो बेटा काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये वापस जिप्सम बन जाता है जैसे ही आप इसको पानी में मिलाओगे। इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इसको वापस मिल जाएगा जिप्सम को। पीओपी में कितना है? 1/2 H2O, हाफ H2O है सिर्फ पीओपी में। लेकिन जिप्सम में कितना है? 2 H2O। वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किसमें? जिप्सम में। ये तो हो गया हमारे पीओपी के बारे में कि हम पीओपी को कैसे बनाते हैं और दोबारा ये पीओपी से जिप्सम में कैसे कन्वर्ट होता है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ यूजेस। बेटा यूजेस लगभग हर बच्चे को पता होगा। जो पीओपी है, पीओपी का इस्तेमाल डॉक्टर्स भी करते हैं। डॉक्टर्स कहाँ करते हैं? जब किसी को हड्डी में चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है, तो बेटा डॉक्टर्स जो प्लास्टर करते हैं ना, वो पीओपी का ही होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, डॉक्टर्स यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जो हड्डियाँ टूट जाती है, हाथ पैरों पे जो प्लास्टर होता है बेटा, उसमें पीओपी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। आप लोगों ने देखा होगा घर पे भी काफ़ी सामान होगा जो किससे बना होता है? पीओपी से। बच्चों के खिलौने बनते हैं पीओपी से, या फिर डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं जैसे कि फ्लावर पॉट। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट, ये और कहाँ यूज़ होता है? और होता है बेटा पेंट के टाइम पे। जो आपकी दीवारें हैं, दीवारों को स्मूथ बनाने के लिए भी हम लोग पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था कि पीओपी क्या होता है, पीओपी का फॉर्मूला, पीओपी का केमिकल नेम, हम पीओपी को कैसे बनाते हैं। हम लोग जब जिप्सम को हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन पे। तो बेटा इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमें क्या मिलता है? पीओपी। ठीक है, पीओपी का कलर कैसा होता है बेटा? ये वाइट पाउडर होता है। और जब हम इसको पानी में दोबारा मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा? इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस मिल जाता है और ये दोबारा क्या बना लेगा?
जिप्सम, जो कि काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा इसके इस्तेमाल के बारे में कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पहला हमने पढ़ा था जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स पीओपी को फ्रैक्चर्ड बोन्स में उसको सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं उसका जो हमारे हाथ में प्लास्टर बनता है, प्लास्टर बेटा पीओपी से ही बनता है। सेकंड है फॉर मेकिंग टॉयज़ मटेरियल फॉर डेकोरेशन, बच्चों के खिलौने बनाने में भी पीओपी का इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी पीओपी से बनते हैं। अब थर्ड पॉइंट था फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जब हम घरों पे दीवारों पे पेंट करते हैं तो बेटा वॉल्स को स्मूथ बनाने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। अब जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक बार क्योंकि चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। मतलब क्या हुआ बेटा, किसी भी सॉल्ट के साथ जितना अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे उसे कहते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए बेटा CuSO4.5H2O, अब इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, कोई बता सकता है? बेटा इसको हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट के नाम से। इसका क्या नाम होता है? कॉपर सल्फेट, ठीक है बेटा। जो कॉपर सल्फेट होता है इसमें 5H2O जुड़ा हुआ, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं वाटर के, ठीक है। अगर इसे हम सिंगल यूनिट लें, अगर CuSO4 की अगर एक यूनिट हम लेते हैं तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच हैं, और जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बेटा इसका कलर भी हमने पढ़ा था, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का, ठीक है। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और पढ़े हमने, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था Na2CO3.10H2O। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? ये होता है बेटा वॉशिंग सोडा, ये फॉर्मूला है हमारा वॉशिंग सोडा का, ठीक है। अब इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? इसमें है 10। अगर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग सिंगल यूनिट माने किसी भी सॉल्ट का, तो एक यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 10, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जांपल क्या है बेटा? CSO4.2H2, ये हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है बेटा POP का, POP, या फिर इसे हम बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। POP में 1/2 H2O हो जाता है, लेकिन ये है जिप्सम, जिप्सम है बेटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा जिप्सम का, और जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं? 1/2, और ये क्या बन जाता है? POP। अब बेटा एक एग्जांपल हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था FeSO4.7H2O। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम है बेटा फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट, ठीक है। इसका कलर किस तरह का होता है? ये होता है बेटा ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू, ठीक है। अब बेटा आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी का नंबर है आपका एक्टिविटी 2.15। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार एक्टिविटी 2.15 को डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या कह रही है। एक्टिविटी 2.15 जो है आपकी, उसमें आपको क्या कहता है? एक्टिविटी 2.15 उसमें आपको कहता है कि आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है कॉपर सल्फेट। क्या डालना बेटा? कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O, ठीक है। अब ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जो कॉपर सल्फेट इसमें इसका कैसा कलर है? इसका कलर है हमारा ब्लू। लेकिन जैसे ही हम इसे हीट करेंगे
हीट करने के बाद बेटा इसका कलर चेंज कैसे में हो जाएगा, इसका ये बेटा वाइट पाउडर हो जाएगा, वाइट कलर में ये चेंज हो जाएगा। अब कोई गैस लगा सकता है कि इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। बेटा हमारे पास कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 5। जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये पार्ट, ये इवेपोरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। ये हवा में भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ये इवेपोरेट होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये किस कलर का हो जाएगा? वाइट कलर का। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस वाइट कलर के कॉपर सल्फेट में पानी की कुछ बूंदें डालोगे ये दोबारा अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लेगा और इसका कलर दोबारा कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का। ठीक है, ये तो था हमारा इस एक्टिविटी में 2.15 में जो हम लोगों को डिस्कस करना था। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या इसकी वजह से सॉल्ट, जो हमारा सॉल्ट होता है वो ड्राई रहता है या वेट रहता है? जो बेटा आपका सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सॉल्ट प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर किसी भी सॉल्ट में है तो बेटा ये सॉल्ट कैसा होगा? ड्राई होगा या फिर वेट होगा? इसका आंसर सोच के अच्छे से समझ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, किनकी? एसिड और बेस की, कभी मेटल ऑक्साइड के साथ, कभी नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, एसिड बेस की आपस में भी रिएक्शन पढ़ी है। तो मैं आप लोगों को एक टेबल बताना चाहूँगा जिससे कि आपको उन्हें याद करने में भी आसानी रहे। ठीक है, अब हम उस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड के बारे में। ठीक है, कि एसिड की रिएक्शन जिन जिन चीज़ों के साथ होती है हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें रिएक्शन ऑफ एसिड किसके साथ? मेटल के साथ। बेटा जब एसिड और मेटल के बीच में आपस में रिएक्शन होता है तो बेटा हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो उस मेटल का सॉल्ट होगा और साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। अब जो इसका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट या सेकंड में है, हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? बेटा हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका होता है पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस को हम पॉप टेस्ट से पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है या फिर कोई दूसरी गैस है। अब देखते हैं इससे अगला रिएक्शन। आगे क्या होता है बेटा? एसिड और मेटल कार्बोनेट के बीच में। जब एसिड और मेटल कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? वो होगा सॉल्ट, CO2 गैस प्लस H2O प्लस वाटर। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को CO2 गैस को भी चेक करने का तरीका बताया था। बेटा इसका टेस्ट कैसे करते थे? इसको हम लोग क्विक लाइम के सॉल्यूशन से पास करते थे। तो बेटा ये जो क्विक लाइम है टर्न्स मिल्की। ठीक है, इसका जो कलर था वो मिल्की हो जाता था। हम लोग फिर कह सकते थे कि ये कौन सी गैस है? ये CO2 गैस है। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन में कि एसिड की किसके साथ रिएक्शन हो? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते थे? ये हैं HCO3। ठीक है, हाइड्रोजन का H और कार्बोनेट का CO3। ऐसे बेटा मेटल कुछ भी हो सकता है लेकिन कार्बोनेट कैसे लिखेंगे? CO3। ठीक है, तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। ठीक है, अब देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन होती है बेटा एसिड की और किसकी? मेटल ऑक्साइड की। अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? ये सॉल्ट बनाएगा सबसे पहले और उसके साथ में वाटर। अब बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मेटल ऑक्साइड है इसकी नेचर कैसी होती है? बेटा इसकी नेचर होती है बेसिक। मेटल ऑक्साइड जो हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये बेस की तरह प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब बेटा अगली रिएक्शन हमने क्या पढ़ी? एसिड और बेस के बीच में। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर।
उसके अलावा एसिड और बेस की रिएक्शन को हम एक नाम से और जानते हैं, और वो है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बेटा टेबल इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमने कितने रिएक्शंस पढ़े हैं और किन के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। ये पूरे चैप्टर की ये लगा लो समरी है जो हमने इस चैप्टर में अभी तक जो कुछ पढ़ा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस। बेस के किसके साथ रिएक्शन? इन सभी चीज़ों के साथ। फिर उसमें देखें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे और कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों चलो अब डिस्कस करते हैं कि बेस इन सब चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और क्या प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो बेटा जो बेस है सबसे पहले जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे जो एसिड बनाता था ये भी सेम प्रोडक्ट्स बनाएगा, जो कि है एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका आपको पता है, कौन सा टेस्ट होता है? पॉप टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसका रिएक्शन देखेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ। अब बेटा मेटल कार्बोनेट के साथ जो बेस है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, तो इसका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। और सेम केस बेस का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी बेस कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब बात आती है नॉन मेटालिक ऑक्साइड को लेके। बेटा जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड की पहले नेचर ध्यान करो, कैसी नेचर थी? बेटा नॉन मेटालिक ऑक्साइड की नेचर है एसिडिक। एसिडिक नेचर है बेटा इसकी। ये पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ, इनकी नेचर जरूर याद रखना कि नॉन मेटालिक एसिडिक होता है और मेटालिक बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब बेटा इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब हमारी लास्ट रिएक्शन बचती है, यहाँ पे एसिड आएगा बेटा। बेस और एसिड के बीच में कैसी रिएक्शन होगी? एसिड ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एसिड प्लस बेस लिखो या बेस प्लस एसिड लिखो, प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये वही रिएक्शन आ गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी टेबल अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और एक बार ना रिएक्शन ऑफ बेस और एसिड इन दोनों टेबल्स को आपस में कंपेयर करके देखना, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग साथ साथ नोट्स बना भी रहे होंगे ताकि आपको आगे रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और बेटा आज इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर की जितनी भी सीरीज़ आई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग मुझसे अपने डाउट और क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द लास्ट, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।